नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है नहीं है, नेचुरल प्रोडक्ट के ऑलमोस्ट सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। केवल जो मेडिसिनल केमिस्ट्री वाला पार्ट है जिसमें ड्रग डिजाइन, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स और कार्डियोवेस्कुलर, साइकोटिक और एंटी साइकोटिक ड्रग है, उसका वीडियो मैं जल्दी ही आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन उससे पहले आप देख लेंगे बायो इनऑर्गेनिक को हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है नहीं है, पहले पार्ट में हम असेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट्स देखेंगे लाइफ में। ठीक है नहीं है, फिर अपन को देखना है कि रोल ऑफ मेटल आयन, इनके आपके जो बायोलॉजिकल सिस्टम में उनका क्या रोल है ना। और फिर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स। ठीक है नहीं, ये तो पार्ट फर्स्ट में आएगा जो इस वीडियो में रहेगा। अब पार्ट सेकंड में सुनो, पार्ट सेकंड में क्या क्या आएगा। पार्ट सेकंड में आएगा बायो इनऑर्गेनिक, ठीक है नहीं है, और साथ में सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री और उसमें मैं इंक्लूड करूंगा, जिसमें से ये पार्ट ए में ही कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला आयरन स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम है ना, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का, वो इसी पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन पढ़ेंगे ऑक्सीजन कैरियर और ट्रांसपोर्ट, इसी में आ गया। आयरन स्टोरेज और आयरन ट्रांसपोर्ट, हाँ ठीक है, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ये इसमें कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा बहुत पार्ट रहेगा वो सेकंड पार्ट में दे दूंगा। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है, मेटलो एंजाइम्स है, जिसमें से कार्बोनिक एनहाइड्रेज मैं इसी वीडियो में करवा दूंगा। जिंक, आयरन और कॉपर एंजाइम है ना, विटामिन B12 है, कोएंजाइम है, मेटल डेफिशिएंसी है, और साथ में है सुप्रामोलिकुलर रिएक्शंस, कैटालिसिस, यानी सुप्रामोलिकुलर रिएक्शन की कैटालिसिस, और सुप्रामोलिकुलर डिवाइसेज कौन कौन से होते हैं। ठीक है नहीं है, तो इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो आपको पता है कि ये चीज पढ़ेंगे। ठीक है नहीं है, चले भाई। तो देखो इधर सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ट्रेस एसेंशियल और ट्रेस एलिमेंट इन लाइफ। तो ध्यान रखना, जो एसेंशियल एलिमेंट है उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो बल्क एलिमेंट। बल्क एलिमेंट का मतलब जो नेचर में भर भर के पाए जाते हैं, अपने शरीर में भी ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। O- क्या है पता है ना, ये ऑक्साइड है। O2- क्या है, और ये क्या है, ठीक है, ये पेरोक्साइड है, ये सुपर ऑक्साइड है। ठीक है भाई, हाँ जी, हाँ, फॉस्फोरस, सल्फर और सल्फाइड। ठीक है, फिर माइक्रो मिनरल्स एंड आयंस, सोडियम, पोटेशियम, पंप, याद आया कुछ, मैग्नीशियम, कैल्शियम हड्डियों में होता है, क्लोराइड, फॉस्फेट और सल्फेट। ये याद रखने हैं आपको, इनको आप याद करना है। ठीक है नहीं है, यानी कि कुल मिला के बात ये है कि आपको ये पता लगेगा कि बायो इनऑर्गेनिक में ज्यादातर रटने का पार्ट है, यानी कि याद रखने का पार्ट है। ठीक है, ट्रेस एलिमेंट में आगे आपके आयरन के तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट, जिंक की आपकी दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट, और कॉपर की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। फिर है अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट, फ्लोराइड, आयोडाइड, पता है ना कौन सा रोग होता है आयोडाइड की कमी से, और फ्लोराइड से क्या होता है ये भी पता है। ठीक है, सेलेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक और बोरोन, ये तो नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल। और देखो मेटेलिक में बहुत लंबा चौड़ा है। Mn की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, मोलिब्डेनम की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, कोबाल्ट की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम की, वेनेडियम की देख लो, निकिल की देख लो, कैडमियम की देख लो, टिन की देख लो, लेड देख लो, और लिथियम देख लो। ठीक है भाई, तो ये क्या है, अल्ट्रा एलिमेंट्स है, अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट। चले भाई, बहुत 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 कम मात्रा में पाए जाते हैं जो। हाँ जी, आगे चलो। देखो अब बायोलॉजिकल सिस्टम्स में हम जो हमारे मेटल्स है वो कैसे कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले सोडियम, आपको पता है, सोडियम पोटेशियम पंप के रूप में कार्य करेगा, चार्ज कैरियर का काम करता है, ओस्मोटिक बैलेंस का काम करता है। देखो लिखा हुआ है चार्ज कैरियर, ओस्मोटिक बैलेंस, नर्व इंपल्स का काम करता है। सेम काम कौन करेगा, पोटेशियम करेगा। ठीक है नहीं है, और ये क्या करता है, ओ ईथर के रूप में पाया जाता है, मतलब लिगेंड जो होता है वो कौन सा होता है आपका, ओ ईथर, ऑक्सीजन से जुड़ने वाला, हाइड्रोक्सिल, कार्बोक्सिलेट। ठीक है नहीं है, और ये जो कंपाउंड बनाते हैं ये ऑक्टाइडल कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है नहीं है, ऑक्टाइडल कंपाउंड बनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ऑक्टाइडल कंपाउंड की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 6 है, और फ्लेक्सिबल ये 6 to 8 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं। तो अपन को पता होना चाहिए कि सोडियम पोटेशियम चार्ज कैरियर, ऑस्मोटिक बैलेंस और नर्व इंपल्स में काम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो मैग्नीशियम, पता है आपको, हाइड्रोलेज एंजाइम में है, आइसोमरेज एंजाइम में है, फॉस्फेट ट्रांसफर में इसका काम होता है, ट्रिगर रिएक्शंस जो होती हैं उनमें ये इन्वॉल्व होता है। कैल्शियम स्ट्रक्चर, ठीक है,
चार्ज कैरियर, फॉस्फेट ट्रांसफर, ट्रिगर रिएक्शन में ये काम में आता है। जिंक, जिंक जो है वो टेट्राहेड्रल में पाया जाएगा, टेट्राहेड्रली जनरली, ठीक है नहीं है। और जिंक फिंगर्स में काम में आता है, जीन रेगुलेशन में काम में आता है, एनहाइड्रेज में काम में आता है और डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम में काम में आता है। इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, जिंक देख लो, ठीक है नहीं है। 4 में तो ये, 5 में अलग है। 5 में क्या है, हाइड्रोलेज और पेप्टाइडेज एंजाइम में काम में आता है। मैग्नीशियम, मैग्नीज D5 ऑक्सीडेशन स्टेट में 6 ऑक्टाइडल और ऑक्सीडेज और फोटोसिंथेसिस में काम में आता है। ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नीज फोटोसिंथेसिस है ना। और मैग्नीज +3 जो है वो ऑक्सीडेज और फोटोसिंथेसिस दोनों में काम में आता है, ठीक है, क्योंकि ये कन्वर्ट होते हैं एक दूसरे में, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, अब मेटल कौन कौन से हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में काम में आते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आयरन काम में आता है, ठीक है कि नहीं है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में और नाइट्रोजिनेज एंजाइम में कौन काम में आता है भाई, आयरन काम में आता है, आयरन +2। और आयरन +2 टेट्राहेड्रल के रूप में पाया जाता है नाइट्रोजिनेज में, किसमें पाया जाता है, टेट्राहेड्रल। और जब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लेता है तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देता है ऑक्सीडेज में, ऑक्सीडेज एंजाइम है उसमें देगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको पता है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, मायोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन, वहां पे आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ठीक है। आयरन +3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है नहीं है। कब, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 हो तो ऑक्सीडेज में, क्योंकि ये कन्वर्ट होते हैं, जैसे ये कन्वर्ट होएगा इसमें, ये इसमें कन्वर्ट होएगा, ठीक है कि नहीं है। फिर कॉपर का देख लो, ठीक है। कॉपर अगर 3 मेंबर्ड में है तो ये ध्यान रखना, हीम कॉपर ऑक्सीडेज एंजाइम होता है ना, उसमें काम में आता है। और कॉपर प्लस और +2 टेट्राहेड्रल में है तो ये बहुत जगह काम में आता है, खासकर जो फोटोसिस्टम्स होते हैं उनमें काम में आता है। जो साइटोक्रोम में आ रहा है, देखो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, समझ में आई। नेक्स्ट देखो, डाई ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में कौन कौन काम में आते हैं भाई, 2 ही आते हैं, एक तो कॉपर काम में आता है, एक आयरन काम में आता है, ठीक है कि नहीं है। इमिडाजोल रिंग, पोरफायरिन, और ये ऑक्सीजन से जुड़ेगा कार्बोक्सिलेट से या नाइट्रोजन इमिडाजोल से, ठीक है कि नहीं है। अब कहां पे आता है, जो टाइप 2 कॉपर है वो ऑक्सीडेज और हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम में काम में आता है, और टाइप 3 कॉपर होता है वो हाइड्रोक्सिलेज, डाई ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन ध्यान रखना, हीमोसाइनिन। और आयरन +2 डाई ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, ठीक है भाई। लास्ट देख लो, एंजाइम कैटालिसिस में कौन कौन से में है, तो आराम से करो, कॉपर, कोबाल्ट, 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 निकिल और मोलिब्डेनम। एंजाइम चेक कर लेना कौन कौन से एंजाइम में। तो खासकर जो कोबाल्ट है वो विटामिन B12 का कंपोनेंट होता है, जिसको साइनो कोबाल एमीन भी कहा जाता है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है भाई। बस यही चीजें हैं जो याद रखनी है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब जो है हम बिना टाइम गवाए सीधे के सीधे चलते हैं हीमोग्लोबिन के ऊपर। किसके ऊपर चलेंगे, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, आराम से समझेंगे इसको क्योंकि ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। इधर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमें हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद में अपन वर्क्स के ऊपर आएंगे, ठीक है कि नहीं है। तो हीमोग्लोबिन में 2 वर्ड हैं बेटा, पहला है हीम, क्या है, हीम, ठीक है कि नहीं है, और दूसरा है ग्लोबिन। तो पहले ग्लोबिन को डिसेक्ट कर लेते हैं अपन, ठीक है, ग्लोबिन को डिसेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ग्लोबिन, तो ग्लोबिन जो होता है इसका प्रोटीन पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट, ठीक है। और जब नेचुरल प्रोडक्ट पढ़ाया था तब मैंने बताया था आपको कि एक्चुअल में हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती है, पता है ना। तो इसका मतलब 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, कितनी है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, किसमें, हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हीम होएगा वो हीम 4 होंगे, कितने होंगे, 4 हीम होंगे, समझ में आई। और 1 ग्लोबिन होती है, समझ में आई बात है। और ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन पार्ट होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिसमें से 2 अल्फा होती है, 2 बीटा होती है, यानी कि ये हेलिकल स्ट्रक्चर है और ये वाली कौन सी है, चेन स्ट्रक्चर। एक चेन में 141 अमीनो एसिड होते हैं और इसके एक चेन में 146 अमीनो एसिड होते हैं। तो टोटल अमीनो एसिड आपके पता है, ऐड कर लो इसको,
ऐड करके देखोगे टोटल एमिनो एसिड कितने आएंगे, 574 एमिनो एसिड आते हैं। कितने आते हैं, 547 एमिनो एसिड। खत्म इसकी बात। अब ये कहाँ होता है, कैसे होता है, अभी चर्चा करेंगे। अब देखो 4 हीम है तो इसको अपन नॉन प्रोटीन पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है भाई, बिल्कुल ही जी। और ये नॉन प्रोटीन पार्ट को आप प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हो कई बार, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है कि नहीं, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो मेटल, ठीक है कि नहीं है, एक पोरफायरिन, पोरफायरिन रिंग, 2 चीज हो गई। और मेटल यहां पे आयरन +2 है। और याद रखना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहता है ये ताज जिंदगी। ठीक है कि नहीं है। और ये जो पोरफायरिन रिंग है ये स्क्वायर प्लेनर मैनर में अरेंज रहती है। कैसे रहती है, स्क्वायर प्लेनर मैनर में अरेंज रहेगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कर लोगे। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखो पहले स्ट्रक्चर मैं लेके आ रहा हूं इसकी, देखते जाओ आप। ये रही पहली स्ट्रक्चर, ऐसे दिख गई, कोई दिक्कत। अब आपको दिख रही है इसमें 4 अलग अलग कलर है। तो 2 तो अल्फा चेन है, कितनी, 2 तो अल्फा चेन है। पहली अल्फा चेन ये रही, दूसरी ये रही अल्फा चेन, ये भी अल्फा ही है, नीचे वाली ये भी अल्फा चेन है। ठीक है भाई, इसमें एक बीटा चेन है, दूसरी बीटा चेन ये रही, 2 बीटा चेन है। ठीक है, और हर चेन में एक एक आप देख रहे हो कि आपका जो हीम है वो है, ये देखो हीम स्क्वायर प्लेनर की तरह। और बीच में जो रेड वाला है ये आयरन है, यहां पे लिखा हुआ है नीचे देखो आयरन +2 है। क्या है, आयरन +2। इसका ये रहा, इसका ये रहा और इसका ये रहा। इस प्रकार से होती है। और वैसे स्ट्रक्चर देखने जाओगे ना तो अपन केवल और केवल एक हीम की स्ट्रक्चर देख सकते हैं। देखो वो कैसी होती है, एक हीम की स्ट्रक्चर, आराम से समझना। एक हीम की स्ट्रक्चर ये रही, दिख गई आपको एक हीम की स्ट्रक्चर। अभी ये क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। ये क्या है बेटा, ये है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसके ऊपर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। और देखो ये जो आयरन +2 है ये इमिडाजोल रिंग से जुड़ा हुआ है, इधर इमिडाजोल रिंग। ठीक है कि नहीं है। और इमिडाजोल रिंग जो होती है उसके बाद ये इमिडाजोल रिंग जो है वो हिस्टिडीन प्रोटीन से जुड़ती है। किससे जुड़ती है, हिस्टिडीन प्रोटीन से। और हिस्टिडीन किससे जुड़ेगी, पॉलीपेप्टाइड चेन से, पॉलीपेप्टाइड चेन। समझ में आ गई। अब अल्फा से जुड़ना है, बीटा से जुड़ना है, लेकिन जुड़ेगी इधर से हिस्टिडीन प्रोटीन से। कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है नहीं। अब इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी समझने की कोशिश करना। ये जो जंक्शन है ये मिथाइलिडीन जंक्शन कहलाते हैं, मिथाइलिडीन जंक्शन। कितने होते हैं, 4 होते हैं, चेक कर लो आराम से। ठीक है नहीं। और इसमें 4 पायरोल रिंग दिखेगी आपको। देखो पहली पायरोल रिंग ये रही, दिख रही है, दूसरी पायरोल रिंग ये रही, तीसरी पायरोल रिंग ये रही और चौथी पायरोल रिंग ये रही। और बाकी के क्या है बेटा, ये जो है 1 2 3 और ये 4, ये मिथाइलिडीन जंक्शन है 4। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या। ध्यान रखना है अब आपको कि इसमें 2 तो विनाइलिक ग्रुप होते हैं, दिख रहा है, ठीक है। और इसमें 4 जो होते हैं मिथाइल ग्रुप होते हैं, देख लो बीटा कार्बन पर। भाई ये तो अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, ठीक है। और 2 प्रोपियोनिक एसिड रेजिड्यू होते हैं, देखो प्रोपियोनिक एसिड रेजिड्यू जो आर्जिनिन और लाइसिन से जुड़ते हैं। ठीक है कि नहीं है, आर्जिनिन और लाइसिन से जुड़ेंगे। कौन सी चेन से, पॉलीपेप्टाइड चेन से ही जुड़ते हैं ये दोनों। कहां से जुड़ेंगे बेटा, पॉलीपेप्टाइड चेन से ही ये जुड़ते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो मेरे को लगता नहीं है कि ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होगी, बिल्कुल इजी सी है। अब आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं। देखो सुनो, जो हीमोग्लोबिन होता है, रेड से लिख रहा हूं, रेड कलर पिगमेंट होता है ये। क्या होता है भाई, रेड कलर पिगमेंट। वैसे नोट एग्जैक्ट रेड, डार्क रेड होता है, थोड़ा सा पर्पल कलर होता है ना। और ये ध्यान रखना किसमें इन्वॉल्व होता है, ये इन्वॉल्व होता है
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 फ्रॉम लंग्स टू, है ना, बॉडी टिश्यूज या बॉडी सेल्स बोल सकते हो आप, बॉडी ऑर्गन, बॉडी सेल्स, कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? दूसरी चीज, ये हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को तो लाता ही लाता है, साथ में आप बोल सकते हो प्योर इम्प्योर, अभी चर्चा करेंगे अपन, ठीक है कि नहीं है? बस ये ध्यान रखना थोड़ा सा, क्या कि आपको अच्छी तरह पता है 4 हीम है। कितनी हीम है? 4 हीम। और एक हीम जो होती है एक ऑक्सीजन अपटेक करती है, एक हीम 1 O2 अपटेक। तो 4 हीम कितनी ऑक्सीजन अपटेक करेगी? 4 ऑक्सीजन अपटेक करती है, यानी कि 4 ऑक्सीजन अपटेक कर सकती है। तो 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, अगर कोई आपसे पूछे 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है 1 Hb मॉलिक्यूल कितनी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा? 4 ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकता है एक साथ। क्यों कर सकता है? क्योंकि 4 हीम है इसके पास। क्या है? 4 हीम। तो हीमोग्लोबिन बेसिकली है क्या? हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन होता है आपकी 4 हीम प्लस 1 ग्लोबिन, प्लस 1 ग्लोबिन, ब्रैकेट में डाल दो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कर लोगे आराम से, इजीली। बस ये पता होना चाहिए कि कौन कहां जुड़ा हुआ है। इमिडाजोल रिंग किससे जुड़ी हुई है? हिस्टिडीन से, और हिस्टिडीन फिर किससे जुड़ती है? पॉलीपेप्टाइड चेन से। इसका जो प्रोपियोनिक एसिड रेजिड्यू है वो आर्जिनिन से जुड़ता है, दूसरा लाइसिन से जुड़ता है। ये किससे जुड़े हुए रहते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़े हुए रहते हैं। आइडिया होना चाहिए अपन को, ठीक है भाई? अब समझना आगे, आगे समझना। अब देखो क्या होता है एक्चुअल में, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को लेगा और HbO2 बनाएगा, ठीक है? ये K1 मान लेते हैं इसकी, मान लिया। और HbO2 जो है फिर ऑक्सीजन से बाइंड होएगी, तो ये बनाएगा HbO2 का ट्वाइस, 4 जुड़ेगा ये टोटल। क्या जुड़ेगा? 4। HbO3 में O2 का ट्वाइस और फिर O2 बाइंड होएगा, तो ये K3 लो। तो अब की बार क्या बन गया? O2 थ्राइस। और हीमोग्लोबिन में क्या होएगा? अभी तो एक और मॉलिक्यूल जुड़ सकता है, एक और मॉलिक्यूल जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा K4, HbO2 4। कितने मॉलिक्यूल जोड़ लिया? बस एक चीज ध्यान रखना ये आपको, कि हर बार आपका जो रेट कांस्टेंट है वो बढ़ता हुआ चलेगा, हर बार जो है रेट कांस्टेंट आपका बढ़ता हुआ चलेगा। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है कि नहीं है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो जब हीमोग्लोबिन इस स्टेट में पाया जाता है, ऑक्सीजन नहीं होती, तो ये कहलाता है डीऑक्सी। क्या कहलाता है? डीऑक्सी। और इस स्टेज में आता है तो ये कहलाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो बेसिकली हमें जो चर्चा करनी है वो डीऑक्सी और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बीच में ही करनी है, कि इसकी नेचर क्या होती है, क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं, क्या क्या इनमें खास बात होती है, और कैसे हम इन चीज़ों को याद रखेंगे, कैसे हमें ये पता होगी कि भाई इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। चलें भाई स्टार्ट करें, तो डिफरेंस देखते हैं इन दोनों में। तो देखो इधर, इधर तो लिखता हूं डीऑक्सी, डीऑक्सी का मतलब समझ गए आप, और इधर लिखता हूं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बस यही काम की चीज़ अपने, इधर से क्वेश्चन बनते हैं। पहली चीज ध्यान रखना, दोनों का जो मेटल है वो आयरन +2 है, दोनों का ही मेटल +2+2, ठीक है कि नहीं है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो चाहे डीऑक्सी हीमोग्लोबिन हो, दोनों में क्या होगा? ये +2+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहेगा। बस ये ध्यान रखना, डीऑक्सी में ये हाई स्पिन रहता है, और जैसे ही आपका ऑक्सीजन बाइंड होता है वो लो स्पिन में कन्वर्ट हो जाता है, लो स्पिन। यानी कि D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेना आराम से, D6 दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। D6 में ये कैसे रहेगा? ऐसे हो गया D6 में। और ये कैसे रहेगा? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना, ये स्प्लिटिंग हो जाती है इसमें, ऐसे, ठीक है? ये खाली पड़े हैं लो स्पिन में, है डी ऑर्बिटल ही है, पर बेटा मैंने वो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है ना उस बेसिस पे अपन ने बोल दिया,
ठीक है कि नहीं है। ये कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक दिख रहा है। ये कैसा होता है, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ये ESR एक्टिव है, यानी ESR द्वारा आप डिटेक्ट कर सकते हो। ये ESR इनएक्टिव है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तभी ESR एक्टिव इनएक्टिव। ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत, कोई समस्या। ये वाली स्टेज जो है टेंस्ड कहलाएगी, क्या कहलाएगी, टेंस्ड। और ये वाली स्टेज जो कहलाएगी रिलैक्स्ड कहलाएगी, क्या कहलाएगी, रिलैक्स्ड। ठीक है कि नहीं है। इसमें आयरन की जो साइज होती है, आयरन की साइज वो लार्ज होती है, और यहाँ पे आयरन की साइज जो होती है वो स्मॉल होती है, क्या होती है, स्मॉल। कोई दिक्कत। और साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि आयरन और जो नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ है यहाँ पे वो लगभग 2.1 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, और जबकि यहाँ पे आयरन और नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है, वो कितनी है, 2.01 एंगस्ट्रॉम के आसपास हो जाती है। कोई दिक्कत। और इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी पता होनी चाहिए। अब देखो इधर आप समझना, ऑक्सी में आयरन की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो रही है, ये ऑक्सी है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। इसमें देखोगे आप आयरन, बीच में जो आयरन है वो 4 तो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 जुड़ा हुआ है ना, एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, एक इमिडाजोल रिंग से जुड़ा हुआ है। तो ऑक्सी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 6। और डीऑक्सी में ये वाला नहीं होता, कौन, ये ऑक्सीजन नहीं होगा डीऑक्सी में। तो डीऑक्सी की अगर चाहें तो अपन स्ट्रक्चर बना सकते हैं डीऑक्सी की, देखो ये रही डीऑक्सी की स्ट्रक्चर अपन बना सकते हैं। इसको हटा दो आप, क्या दिक्कत होगी, ये लो हटा दिया मैंने, डीऑक्सी की स्ट्रक्चर बना लो। ये डीऑक्सी की स्ट्रक्चर है भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट वही रहेगी, कोई चेंजेस होगा नहीं। ये डीऑक्सी की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, अभी 5 हो गया। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि किसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इसका यहाँ पे 5 है, और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, यहाँ पे 6। याद आ जाएगा। तो ये फुल प्रूफ चीजें थी जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है नहीं है, चले भाई आगे चलें, चलो भाई देखो। अब जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं कि आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए 4:4। ठीक है, क्या होना चाहिए, पहला क्वेश्चन। और एक जो ये क्वेश्चंस बन रहे हैं ये भी थोड़ा ध्यान रखना। एक दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो मेट हीमोग्लोबिन के ऊपर आता है कि आप मेट हीमोग्लोबिन से क्या समझते हो। ठीक है नहीं है, तो ध्यान रखना। हाँ, मेट हीमोग्लोबिन का मतलब होता है कि जैसे अपना जो हीमोग्लोबिन है वो ब्लड में है, और ब्लड जो है वेसल्स में है। ठीक है नहीं है। अब मान लो कि वेसल्स को कोई कट करे, क्या करे, वेसल्स को कोई कट करे, तो वो कहाँ आएगा, आउटसाइड बॉडी, आउटसाइड बॉडी। और आउटसाइड बॉडी क्या है, एटमोस्फियर। कहाँ गया वो, एटमोस्फियर में आ गया। और एटमोस्फियर में आते ही उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, +3 में। तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीडेशन स्टेट में परमानेंट चेंज, क्या भाई, क्या कह रहा हूं मैं, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीडेशन स्टेट में परमानेंट चेंज होने के बाद जो हीमोग्लोबिन बनता है वो मेट हीमोग्लोबिन कहलाता है। अब आप कहोगे सर कि भाई हम तो नहीं कट नहीं करेंगे, बाहर नहीं लाएंगे, फिर भी मेट हीमोग्लोबिन अपन को चाहिए, क्या चाहिए, मेट हीमोग्लोबिन चाहिए। तो इसके कई वो होते हैं मेट हीमोग्लोबिन बनाने के, कि एक्चुअल में होता क्या है कि आपका ये पोरफायरिन रिंग है, पोरफायरिन, और पोरफायरिन से आयरन जुड़ा हुआ है +2। ठीक है भाई, एक तरफ इमिडाजोल चल रही है, चलने दो, इमिडाजोल चल रही है, एक तरफ से आपका ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है नहीं है, तो ये ध्यान रखना, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन की ही बात की है अपन ने, ये ध्यान रखना, ये अपन ने ऑक्सी हीमोग्लोबिन की ही बात की है। किसकी बात की है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की। ठीक है, मेट हीमोग्लोबिन हमेशा ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ही बनता है। और अगर मान लो कि कोई ऐसी स्पीशीज दे Cl-, PO4- 3 OH-, तो जब ये इसके ऊपर अटैक करेंगे तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इस प्रकार से वेरी कर लेता है। तो एक बॉन्ड ये अपनी तरफ से छोड़ देगा, ये यहाँ अटैक करेंगे सारे के सारे, तो आयरन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये खुद नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और जुड़ गया आपके ये वाले। ठीक है नहीं है, इमिडाजोल जुड़ा हुआ है, पोरफायरिन है, कोऑर्डिनेशन नंबर 7 हो जाता है।
और यहाँ पे ये सुपर ऑक्साइड फॉर्म में चला जाता है, कौन, O2। और सुपर ऑक्साइड फॉर्म में जाने का मतलब क्या हो गया, आपका आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। ये अब क्या कहलाएगा, मैट हीमोग्लोबिन। क्या कहलाएगा, मैट हीमोग्लोबिन। अच्छा, मैट मायोग्लोबिन भी कुछ ऐसा ही होता है, घबराओ मत, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या। अब अपन चलेंगे इसके परसेंटेज सेचुरेशन कर्व के ऊपर। क्या चलेंगे, परसेंटेज सेचुरेशन कर्व, ये भी इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज सेचुरेशन कर्व किसका, हीमोग्लोबिन का। तो हीमोग्लोबिन का परसेंटेज सेचुरेशन कर्व जो होता है, यानी कि यहां पे लूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और इधर लूंगा परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ O2, ठीक है, विद हीमोग्लोबिन। क्या मतलब है इसका, मैं समझाता हूं आपको कि जैसे जैसे अपने लंग्स में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है एक्चुअल में। अभी मैं डायग्राम बना के बताऊंगा आपको पूरा का पूरा कि ये किस प्रकार से ऑक्सीजन से बाइंड होता है हीमोग्लोबिन। तो इसका परसेंटेज सेचुरेशन कर्व सिग्मोइड आता है। कैसा आता है, सिग्मोइड। ये पूछा जाता है, ऐसा आएगा। कैसा है, सिग्मोइड। नाम याद रखना, कैसा आता है, सिग्मोइड। ठीक है भाई, परसेंटेज, हाँ ठीक है नहीं है। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपके ब्लड पीएच के बारे में अगर क्वेश्चन आए, तो अगर ब्लड पीएच आपका गिरता है बॉडी का, ठीक है नहीं है, वैसे 7.4 के आसपास होता है, लेकिन अगर ब्लड पीएच गिरता है तो ध्यान रखना है आपको, हीमोग्लोबिन की O2 के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी कम होती है, कैपेसिटी डिक्रीज होगी। ठीक है नहीं है, O2 की यानी कि कुल मिला के बाद ये हीमोग्लोबिन की O2 के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी कम होगी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अपना जो खान पीन है कुछ ऐसा हो गया, इस कारण से आजकल जो है 3.3 ऑक्सीजन यूनिट ही जुड़ पा रही है एक हीमोग्लोबिन से, जबकि जुड़नी कितनी चाहिए, 4 जुड़नी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अपने ब्लड की पीएच रेगुलर क्या हो रही है, गिर रही है, क्योंकि अपन एसिडिक चीजें ज्यादा खाने लग गए। ठीक है नहीं है, जो एसिडिटी बढ़ाती है। समझ में आई। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको अपन बोहर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बोहर इफेक्ट। कोई पूछ ले भाई बोहर इफेक्ट क्या है, तो क्या जवाब दोगे कि ब्लड की पीएच कम होने पर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। उस बाइंडिंग कैपेसिटी को कम होने को अपन क्या बोलते हैं, बोहर इफेक्ट कहते हैं, बोहर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है भाई। और ये पीएच कम कैसे होता है, आपकी बॉडी में ऑर्गेनिक एसिड बनने लग जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज हैं, तो उनका ऑक्सीडेशन होता है, CO2 और H2O निकलती है नहीं निकलती है भाई साहब। तो निकलेगी तो ये दोनों मिक्स होकर कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, और कार्बोनिक एसिड क्या करेगा, H+ आयन देगा। तो H+ आयन किसको बढ़ाता है, किसको गिराता है, पीएच को कम करता है। कोई दिक्कत कोई समस्या। अगर टिश्यूज में ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन होने लग जाता है तो टिश्यूज में CO2 इवोल्व होती है, और जब CO2 इवोल्व होती है तो वहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल है, वो वाटर मॉलिक्यूल उस CO2 के साथ मिलकर क्या बना लेता है भाई, कार्बोनिक एसिड। और जब कार्बोनिक एसिड बनेगा, ठीक है नहीं है, कार्बोनिक एसिड बनेगा तो ये क्या करेगा, H+ आयन देगा, आयोनाइज होगा। क्या होगा, आयोनाइज होगा। समझ में आई। आयोनाइज होते ही ये पीएच को क्या करेगा भाई, पीएच को डिक्रीज करेगा, और पीएच डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है, हाँ ठीक है नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जहां पे ऑक्सीजन इसकी CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, वहां पे O2 रिलीज तेजी से होती है। नहीं समझ में ये बात, अब समझो इसको। देखो इधर, ये अपने लंग्स है, मान लो लंग्स है, ठीक भाई, लंग्स है ये अपने, राइट और लेफ्ट हो गया। आपने क्या ली, एयर। कहां से ली, बाहर से एयर के थ्रू क्या आई, ऑक्सीजन O2। और आपका इस लंग्स में ही क्या होता है, हार्ट में क्या फ्लो होता है, ब्लड। और प्योर इम्प्योर दोनों है, तो अपन लेके जाएंगे पहले इम्प्योर ब्लड। क्या लेके जाएंगे, इम्प्योर ब्लड। तो इम्प्योर ब्लड आ रहा है भाई,
इम्प्योर ब्लड का मतलब हो गया डीऑक्सी हीमोग्लोबिन आ रहा है, और जैसे ये लंग्स से होकर गुजरेगा वापस हार्ट में एंटर होएगा, तो ये ऑक्सीजन बाइंड होगी, यानी कि अब जो हार्ट में एंटर हो रहा है और बाहर निकल रहा है वो प्योर ब्लड है। क्या है भाई? प्योर ब्लड है। प्योर ब्लड का मतलब क्या हो गया आपका? ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2 4। अब ये कहाँ जाएगा? बॉडी ऑर्गन्स में। कहाँ जाएगा? बॉडी ऑर्गन्स में सप्लाई होएगा, ऑर्गन्स या बॉडी टिश्यूज या सेल कुछ भी मान लो। और वहाँ पे क्या है? मैकेनिकल वर्क ज़्यादा होता है, वर्क वगैरह ज़्यादा होता है, यानी कि वहाँ पे जो मसल्स होती हैं वो वर्क करती हैं, और मसल्स में जो है कार्बोहाइड्रेट वगैरह डिकम्पोज होते हैं। क्या होते हैं? तो वहाँ पे CO2 होती है ज़्यादा। तो जैसे ही CO2 मिलेगी इस हीमोग्लोबिन को, ये क्या करेगा? तुरंत ऑक्सीजन रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। क्या करना स्टार्ट करेगा? ऑक्सीजन रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। कौन? हीमोग्लोबिन। और इम्प्योर ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा खुद। काय में कन्वर्ट हो जाएगा? इम्प्योर में। और इम्प्योर ब्लड में जैसे कन्वर्ट हुआ तो वो कहाँ जाएगा? सीधा सीधा हार्ट में जाएगा, हार्ट से फिर लंग्स में जाएगा। ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है कि नहीं है? हाँ, अब आप सोच रहे हो कि सर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा? नहीं करता, दिमाग ही मत लगाना बिल्कुल ही, क्योंकि इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो NO के साथ ज़्यादा होती है, CN के साथ, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ सबसे ज़्यादा होती है, H2 गैस के साथ होती है, फिर O2 के साथ होती है, CO2 के साथ कम होती है, और नाइट्रोजन गैस के साथ और भी कम होती है। हालांकि इनकी बाइंडिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट सेम रहती है। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो भैया हीमोग्लोबिन के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए। इन क्वेश्चनों को आप ध्यान रखना, याद रखना, और एग्जाम में आए तो टिक करके आ जाना। नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं कौन? मायोग्लोबिन। क्या स्टार्ट करेंगे? मायोग्लोबिन। ग्लोबिन, मायोग्लोबिन, यार क्या लिख रहा हूं मैं? मायोग्लोबिन। ठीक है भाई, अभी अपन बात करेंगे मायोग्लोबिन की। बस स्टार्ट करते हैं इसको, है ना? तो भैया हीमोग्लोबिन में होता क्या है मैं समझाता हूं आपको। जैसे ये बॉडी ऑर्गन्स के टच में आएगा कौन? आपका हीमोग्लोबिन। यहां पे बैठा रहता है मायोग्लोबिन। क्या बैठा रहता है? और ये मायोग्लोबिन को क्या करता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। बॉडी ऑर्गन्स को तो डायरेक्ट कर दिया ट्रांसफर, लेकिन क्या होता है? ज्यादा हीमोग्लोबिन ज्यादा ऑक्सीजन लेके आ रहा है, तो वो ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के पास छोड़ देता है कि जैसे जरूरत पड़े वैसे सप्लाई कर देना भाई, ठीक है नहीं है? तो ये यहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर है एक तरीके से। क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर मान लो, होलसेलर। ये डिस्ट्रीब्यूटर मान लो, इसको होलसेलर मान लो, ठीक है? जैसे जरूरत होगी वैसे दे देना। तो एक्चुअल में इसका काम क्या होता है? मायोग्लोबिन का इसका काम होता है स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है ये। क्या करके रखता है? स्टोरेज। और आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि जो मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है वो टिश्यूज में प्रेजेंट होता है। मायोग्लोबिन प्रेजेंट इन मसल्स, मसल्स टिश्यूज, ठीक है नहीं है ना? तो ये ध्यान रखना, ये केवल सेल्यूलर ऑक्सीजन का ही ट्रांसपोर्ट कर सकता है, लंग्स से नहीं लाएगा। समझ में आई बात? क्या करेगा? ओनली ट्रांसपोर्ट सेल्यूलर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, है ना? हाँ, ट्रांसपोर्ट ओनली सेल्यूलर ऑक्सीजन, ठीक है कि नहीं है? और किसके लिए करेगा? फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस। कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है उसके लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस। समझ में आई या नहीं आई? मायोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को स्टोर करना और सेल के अंदर सेल को ही ट्रांसपोर्ट करना मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। एक्चुअल में क्या है? यहां पे अपन ने क्या लगा रखी है बेटा? यहां पे फैक्ट्री लगा रखी है। देखो यहां पे फैक्ट्री लगी हुई है ऑक्सीजन की, लग रही है लंग्स। और लंग्स फैक्ट्री से किसको देता है? हीमोग्लोबिन को देता है। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर है मैन, जो फैक्ट्री से जुड़ा हुआ है, ठीक है? उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? ये होलसेलर को देता है अपना माल, हीमोग्लोबिन। और होलसेलर क्या करता है? लोकल एरिया में केवल और केवल डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगा। तो ये मायोग्लोबिन की बेसिक चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी चीज, मायोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर्स होती है, मायोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या होता है? हीम होता है
और ग्लोबिन होती है। क्या होती है? ग्लोबिन प्रोटीन होती है, कोई दिक्कत। और एक ही हीम होता है, एक ही ग्लोबिन होती है, ध्यान रखना। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे आयरन ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहने वाला है भाई। यानी कि एक मायोग्लोबिन केवल एक ही ऑक्सीजन को रोक सकता है, स्टोर कर सकता है, ज्यादा को नहीं कर सकता ये, ठीक है कि नहीं है। जबकि हीमोग्लोबिन क्या था? हीमोग्लोबिन चार चार ऑक्सीजन को क्या कर रहा था? अपटेक कर रहा था, ठीक है भाई। तो ये भी दो फॉर्म में होगा ऑब्वियसली, ठीक है कि नहीं है। तो इसकी स्ट्रक्चर देख लो एक बार, फिर अपन आगे चलते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर है, देख ली होगी आपने, ठीक है कि नहीं है। एक प्रोटीन है, एक क्या है आपका, ठीक है भाई। तो अब चलते हैं अपन, चर्चा करते हैं इसकी डीऑक्सी। सबसे पहले बात किसकी करेंगे? डीऑक्सी मायोग्लोबिन। और एक बात करेंगे ऑक्सी मायोग्लोबिन। क्वेश्चन यहीं से आएगा बेटा, और कहीं से नहीं आएगा, इसके बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं है, ठीक है नहीं है। तो आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? दोनों में, +2 में रहता है, कभी चेंज नहीं होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने का मतलब मेट हीमोग्लोबिन या मेट मायोग्लोबिन बनाना। बस ये ध्यान रखना कि ये D6 हाई स्पिन रहता है और ये D6 लो स्पिन रहता है। ऑक्सीजन जुड़ते ही लो स्पिन हो जाएगा, ठीक है नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता लग गया होगा आपका, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ठीक है। ये वाला 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी कि ये 2 तो कहाँ रहेंगे? T2G में, और 2 कहाँ रहेंगे? EG में, ठीक है भाई। जबकि इसमें क्या होता है? स्प्लिटिंग होती है बाकायदा। और इसमें क्या होता है बेटा? इसमें 6 इलेक्ट्रॉन और इस प्रकार से, ठीक है। ये T2G में वर्गेर, EG खाली पड़ा है इसका, ठीक है। तो जॉन टेलर डिस्टोर्शन इसमें मिलेगा भाई, मिलेगा। इसमें कोई जॉन टेलर डिस्टोर्शन नहीं है, अगर पूछे तो बता देना। तो ये पैरामैग्नेटिक हो गई, होने दो पैरामैग्नेटिक, ठीक है भाई। और ये कैसी है? डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। और आपको पता है ESR एक्टिव, बहुत बढ़िया बात। और ESR इनएक्टिव, 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 कोई दिक्कत, कर सकते हो आराम से, इजी है, ठीक है कि नहीं है। और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि ये हेक्सा, ये इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है। हेक्सा क्या बोलते हैं? हेक्सा कोऑर्डिनेटेड। और ये भी हेक्सा कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेटेड, और ये भी हेक्सा कोऑर्डिनेटेड। आपके होगी सर फिर क्या लफड़ा है ये, अभी समझाता हूं मैं। कोऑर्डिनेटेड। जो इमिडाजोल रिंग होती है, आप देखना एक बार, जो इमिडाजोल रिंग होती है, जैसे ये आयरन है और यहां पे 4 आपके पायरोल जुड़े हुए हैं आपस में, ये तो रिंग हो गई, और आपस में ये कनेक्टेड है मिथाइलिडीन ब्रिज के द्वारा, कोई दिक्कत। और ये यहां से कनेक्टेड है, ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत। तो एक तरफ तो क्या आएगा आपका? इमिडाजोल, इमिडाजोल और हिस्टिडीन प्रोटीन, कोई दिक्कत। इससे फिर पॉलीपेप्टाइड चेन आपकी, यानी ग्लोबिन आपकी जुड़ जाएगी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। बाकी का सारा सेम है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें ऑक्सीजन, इसमें वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ होता है, इसलिए हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है। और जैसे ही ये O2 के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है भाई, O2 के साथ रिएक्शन करेगा, या O2 संपर्क में आएगा, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है कि नहीं है, आराम से देखो। तो ये वाटर को रिप्लेस करेगा, कौन? ऑक्सीजन। कौन करेगा? ऑक्सीजन रिप्लेस करेगा। और ऑक्सीजन रिप्लेस करेगा वाटर को, तो वो वहीं से करेगा जहां से आपका जुड़ा हुआ है, ये देखो आराम से। और यहाँ पे इमिडाजोल, हिस्टिडीन प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड चेन जो भी है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है कि नहीं। और एक चीज और ध्यान रखना, ये ऑक्सीजन है ना, मैंने बेंट बनाई है, इसी बेंट फॉर्मेट में जुड़ी हुई होती है ये। किस फॉर्मेट में? बेंट फॉर्मेट में, लीनियरली नहीं जुड़ी हुई होगी। और फ्री O2 का जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो 1560 सेंटीमीटर इनवर्स होती है, जबकि बेंट O2 की अलग होती है। बेंट O2 की जो होती है, हाँ जी, वो 1160 होती है, क्योंकि ये सुपर ऑक्साइड फॉर्म है एक तरीके से, O2- फॉर्म है ये। तो ये कितनी डिक्रीज हो गई देख लो आप, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो गया इसका। जैसे ये आयरन के साथ जुड़ेगी, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगा। अब किसी ने मेरे से पूछा ही नहीं कि भैया यहां पे जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन यानी ग्लोबिन पाई जा रही है, इसकी हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, सिंगल चेन स्ट्रक्चर होती है, 153 एमिनो एसिड होते हैं।
और इसका जो एवरेज मोलिकुलर वेट होता है वो 16,500 डाल्टन के आसपास होता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कर लोगे? कर सकते हो? कर सकते हो ना। अब मेरे को एक चीज बताओ आप गौर से, आयनिक रेडाई डिक्रीज होगी कि नहीं होगी यहाँ पे? तो आयनिक रेडाई का ऑर्डर क्या आएगा? आयनिक रेडाई यहां पे, और आयनिक रेडाई किसकी? आयरन की। उसमें भी देखा था डिक्रीज होती है जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। और एफ ही नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ, ठीक है नहीं है, डी ऑक्सी में ज्यादा रहेगी और ऑक्सी में आपकी कम रहेगी, एफ ही नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ, ठीक है नहीं है। और सीएफएसई की बात करें तो सीएफएसई आपको पता है, चेक कर लेना, सीएफएसई इंक्रीज होती है, सीएफएसई इंक्रीज होगी। यहां पे जब कैलकुलेट करोगे सीएफएसई 0.4 डेल नोट आएगी, देखना, ठीक है नहीं है। और यहां पे सीएफएसई जब कैलकुलेट करेंगे तो यही -0.24 डेल नोट आएगी। दोनों की सीएफएसई चेक कर लेना, आप कैलकुलेट कर लेना। सीएफएसई का फॉर्मूला पता है आपको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। नेक्स्ट जो है इसके अपन से परसेंटेज सेचुरेशन कर्व की बात करते हैं। परसेंटेज सेचुरेशन कर्व की बात करते हैं। तो ये परसेंटेज सेचुरेशन कर्व इसका जो है वो कैसा आएगा? इसका पैराबोलिक आता है, ध्यान रखना। कैसा होता है? पैराबोलिक आता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना कैसा आएगा, पैराबोलिक इस टाइप का आएगा। परसेंटेज सेचुरेशन कर्व मायोग्लोबिन का वो कैसा आता है? पैराबोलिक। कैसा आता है? पैराबोलिक। पूछा जाता है ये पूछा जाएगा, परसेंटेज सेचुरेशन कर्व पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत। और एक चीज और ध्यान रखना, जितना भी पीएच चेंज करना है टिश्यूज का कर लेना, मायोग्लोबिन के ऊपर किसका फर्क नहीं पड़ता? पीएच का फर्क नहीं पड़ता, यानी कि मायोग्लोबिन पीएच से इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है भाई? इंडिपेंडेंट होता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अभी भी कोई डाउट हो तो बता दो। दो चीजें मैंने क्लियर कर दी है। अब एक मेटलो एंजाइम अपन को पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है नहीं है, मेटलो एंजाइम पढ़ना है, बाकी के मैं डिटेल से समझाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। बस एक मेटलो एंजाइम पढ़ना है, वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है भाई। तो ये केवल इसमें पढ़ेंगे, बाकी का सारा डिटेल से पढ़ाऊंगा, वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा। और ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कि मेटलो एंजाइम क्या होते हैं। तो मेटलो एंजाइम जो होते हैं बेटा, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, कोई दिक्कत, कोई समस्या? कर लोगे? क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। और ये ध्यान रखना, किसी भी रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को, जो बायोलॉजिकल सिस्टम में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उन केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं। यानी कि कुल मिला के बात यह है, प्रोसीड करवाने का मतलब इनके बिना बायोलॉजिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी मेटलो एंजाइम के। और यहां पे बायोलॉजिकल कैटालिस्ट नाम आ गया, इसका मतलब ये क्या करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करेगा। क्या करेगा? ईए को लोअर करने का काम करता है। कौन? मेटलो एंजाइम, ठीक है। तो यहां पे जो बेसिकली ये तीन ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा तो मेटल होता है, कौन सी प्रोटीन है, और क्या फंक्शन होगा, ठीक है भाई। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज में जिंक +2 तो मेटल होता है, और 3 हिस्टिडीन प्रोटीन होती है जो टेट्राहेड्रली जुड़ी हुई रहती है। इसके ऊपर क्या रहती हुई है? 3 हिस्टिडीन प्रोटीन रहती है जो टेट्राहेड्रली जुड़ी हुई रहती है। 3 हिस्टिडीन प्रोटीन है, ध्यान रखना, क्या है? हिस्टिडीन, ठीक है नहीं है, कोई दिक्कत। और एक जो है वाटर मॉलिक्यूल इससे जुड़ा हुआ रहेगा। टेट्राहेड्रली है पूरा का पूरा, टेट्राहेड्रल पूरी तरह। क्या है बेटा? टेट्राहेड्रल। तो मेटल कौन सा? जिंक +2। कैसा? टेट्राहेड्रल, प्रोटीन चेन, हिस्टिडीन 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 और एक वाटर मॉलिक्यूल। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन क्या है? ये क्या करता है, जो CO2 होती है ना, उस CO2 को अपने वाटर मॉलिक्यूल के जरिए किस में कन्वर्ट कर देता है? H2CO3 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हाइड्रेशन कर रहा है किसका? CO2 का। क्या कर रहा है? हाइड्रेशन कर रहा है CO2 का। तो इट कैटालाइज द हाइड्रेशन ऑफ CO2 एंड डिहाइड्रेशन
डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, रिवर्स रिएक्शन है ना, कार्बोनिक एसिड। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब इसका मैकेनिज्म पार्ट देखते हैं, करता कैसे है। लिख लेना भाई, ये काम है इसका। तो एक्चुअल में जिंक जो +2 है अपने पास, यहाँ पे हिस्टीडीन प्रोटीन जुड़ी हुई है, नीचे वालों से अपन को कोई मतलब नहीं है, टेट्राहेड्रल, अपन को केवल वाटर से मतलब है। ये देखो वाटर से मतलब है, आ गया। तो यहाँ पे क्या करेगा, इसमें H+ आयन जो होता है माइनस होता है, इसको डीप्रोटोनेशन स्टेप बोलते हैं। डीप्रोटोनेशन स्टेप अपन इसको कहेंगे। तो जिंक जो है इससे जाके जॉइंट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हिस्टीडीन प्रोटीन है, पड़ी रहने दो इसको। और यहाँ से क्या आएगा बेटा, CO2 आएगा, और ये CO2 के ऊपर न्यूक्लियोफाइल बनकर अटैक कर देगा। कर दिया। जैसे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ तो देखो जिंक वही 4 वैलेंसी है, यहाँ पे O है, यहाँ पे O पर नेगेटिव चार्ज आ गया एक पर, और एक डबल बॉन्ड O। ठीक है। तो जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल को मौका मिलेगा, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल वो यहाँ अटैक करेगा। क्या करेगा, यहां पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा कि भाई बाहर निकल जाओ। क्या हो जाओ, बाहर निकल जाओ, तो बाहर निकाल देगा इसको। ठीक है नहीं है? अब ये मत सोचना कि ये बॉन्ड पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नहीं, ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना ये तो। ठीक है नहीं है? तो HCO3 माइनस बनेगा। क्या बनेगा, माइनस बनेगा। और जो प्रोटोन था अपने पास, ये देखो ये प्रोटोन जो बाहर निकला था, वो दौड़ा दौड़ा आएगा कि आई विल कंपनसेट टू योर नेगेटिव चार्ज। ये लो भाई, क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड बन गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? और ये इंटरमीडिएट है, ये बनाया जो इंटरमीडिएट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली। तो ये आपका बायो इनऑर्गेनिक का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। कौन सा बताया था शुरुआत में? ये वाले सारी चीजें मैंने कंप्लीट करवा दी है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं पार्ट 2 स्टार्ट करूंगा। तो पार्ट 2 जो है IIT JEM वाले बच्चे नहीं देखें।